ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी है, उनकी शहादत के बाद जो खत्ते में तेजी से बढ़ती हुई कशीदगी है, वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सेटबैक है। इसराइल का जो असल मकसद है वो इस पूरे खत्ते में हेजेमनी कायम करना है। इशारा यह है कि मामला महज बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अमली तसादुम की शक्ल अख्तियार कर चुका है। कैसे मुसलमान हो कि एक मुल्क की बच्चियां इस तरह शहीद हो गई हैं और तुम उसकी मजम्मत नहीं कर रहे हो और उस हमलों की मजम्मत कर रहे हो ईरान के, जो कि रिटेलिएशन में हो रहे हैं और वो भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पे हो रही है। क्या रियाज में होने वाला ये हंगामी इजलास हकीकी बहरान जो है उसके हल के लिए अमली इकदाम कर सकेगा? अगर आप मर्ज की तशखीस ही नहीं सही कर रहे, जो भी कर ले आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। इमारात में खुले मैदानों में ईद की नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं वीलॉग सेंट्रल टीवी। ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी है, उनकी शहादत के बाद जो खत्ते में तेजी से बढ़ती हुई कशीदगी है, वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सेटबैक है। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमले और फिर तल अवीव में तंसीबात की जो नुकसानात जो तंसीबात पे हुई है, वो उनकी भी इत्तलात आ रही हैं। इशारा यह है कि मामला महज बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अमली तसादुम की शक्ल अख्तियार कर चुका है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो सऊदी अरब में अरब और इस्लामी ममालिक की हंगामी इजलास इस खतरे को कम करने और मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश में है, जो जाहिर है करता है कि खित्ते के ममालिक इस बहरान को संजीदगी से ले रहे हैं। इधर अमारात की अगर बात करते हैं तो उसमें ईद की नमाज पर पाबंदी जैसे इकदाम बढ़ते चले जा रहे हैं। खदशे की अलामत यह है कि जंग का दायरा वसी तर होता चला जा रहा है। मजमूई तौर पर यह सूरत हाल एक मुमकिना बड़े इलाकाई तनाज़े की तरफ इशारा करती है, जहां सिफारती कोशिशें और सिक्योरिटी इकदाम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सकलैन इमाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आसाम। वेलकम टू द शो। सर, जरा हालात हैं वो बड़ी जल्दी और बड़ी तेजी से बदलते चले जा रहे हैं। हमें लग रहा था कि शायद जो लड़ाई है, जंग है, वो शायद महदूद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर रोज एक नई खबर हमारे सामने आती है। ईरान ने जो अपने सिक्योरिटी चीफ थे जो हैं अली, और उनकी जो शहादत थी, उसके बाद इसराइल पर मिसाइल के हमले किए, जिसके नतीजे में तल अवीव में जानी और माली नुकसान दोनों हुआ। सवाल मेरा आपसे ये है कि उनकी शहादत के बाद और जो ईरान का फौरी फौजी रद्द अमल है, एक जज्बाती फैसला था, बाकायदा हिकमत अमली इन्होंने पहले से तैयार कर रखी थी? क्या इससे सिफारती हल के दरवाजे आपको लगता है कि बंद हो जाएंगे? देखिए, सफारती हल्के कभी भी बंद नहीं होते हैं, लेकिन ये होता है कि तरजीह क्या होती है। जी। अमेरिका की और इसराइल की तरजीहात जो है वो बड़ी अजीब व गरीब है। अमेरिका ने अभी तक वाज़ेह तौर पे नहीं ये बताया है कि उसके अहदाफ क्या हैं। आप हर जी। जंग के पीछे एक गोल रखते हैं कि मैंने ये गोल हासिल करना है। तो हम्म। अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने या उनके वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने या उनके वज़ीर दिफ़ा पीट हेगसेथ ने जितने भी जो बताए हैं अहदाफ कि हम ये हासिल करना चाहते हैं, इस जंग का मकसद ये है, तो वो हम्म। हमेशा बदल देते हैं। कभी वो हम्म। ये कहते रहे कि हमने ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, कभी वो कहते हैं हमने रिजीम चेंज करनी है और कभी वो कहते हैं हमने डिग्रेड करना है उनको, और हम्म। ये इस वजह से जंग जारी है। लेकिन उनका ये हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह उनके हमलों के बाद जवाब दे सकेगा। जैसे कि हम्म। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कल कि ईरान के हम्म। पास एक सेकेंडरी सलाहियत बरकरार रही है, और हम्म। अगर आप सेकेंडरी सलाहियत बरकरार रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप जंग लड़ सकते हैं। तो ईरान तो जंग लड़ रहा है, अपनी ठीक है। एग्ज़िस्टेंस की एक्जिस्टेंशियल वॉर जिसको कहते हैं, वो एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ठीक लेकिन है। अमेरिका के कोई वाज़ेह अहदाफ नहीं है। लेकिन जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, उसका बिल्कुल वाज़ेह हदफ है कि वो या हम्म। ईरान को तो टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहता है या इतना डिग्रेड कर देना चाहता है कि ये दोबारा ईरान जो है, वो कभी भी किसी भी तरह इसराइल के लिए खतरा ना बन सके। हालाँकि इसराइल के जो खतरात हैं, वो उसके खुद क्रिएटेड हैं, और हम्म। ज़ाहिर है इसराइल का जो असल मकसद है, वो इस पूरे खत्ते में हेजेमनी कायम करना है। हम्म। अब तक उसने हेजेमनी जो है वो अमेरिका की मदद से अब्राहम अकॉर्ड वगैरह के दस्तखत में बहुत सारे अरब ममालिक को, मुसलमान ममालिक को शामिल कर लिया है, और ठीक है। जितने भी ममालिक ने अब्राहम अकॉर्ड में शिरकत कर ली है या उस पे दस्तखत कर दिए हुए हैं, ये हम्म। सब के सब जो इसराइल की सबॉर्डिनेट क्लाइंट स्टेट्स हैं। हमें ये समझना चाहिए, ये मुसलमान मुल्कों की, मुस्लिम आबादी की मर्ज़ी नहीं है कि वो इसराइल के इत्तेहादी बने, बल्कि ठीक। इन अरब अरब ममालिक के या गैर अरब ममालिक के, जिसमें अज़रबैजान भी आता है, जिसमें तुर्की हम्म। भी आता है। तुर्की ने उससे दस्तखत तो नहीं किए, लेकिन ये सब के सब जो हैं, हम्म। ये इसराइल के साथ एक ताल्लुक रखे हुए हैं, चाहे बज़ाहिर जो हम्म। मर्ज़ी बयान दें। तो हम्म। इसराइल से ताल्लुक रखने का मतलब आपकी इक्वल पार्टनरशिप नहीं है।
इसराइल की कभी भी किसी से इक्वल पार्टनरशिप नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका से भी नहीं है। वो अच्छा। अमेरिका में भी दबाव डालता रहता है, और अगर अमेरिका का कोई भी सरबराह, कोई भी रहनुमा जब इसराइल की बातें नहीं मानता है, तो वहाँ पे स्कैंडल्स क्रिएट करते हैं उस रहनुमा के खिलाफ। और अक्सर जो अमेरिकी सरबराहों के खिलाफ या रहनुमाओं के खिलाफ जो स्कैंडल्स नजर आते हैं अमेरिका की प्रेस में, वो हम्म। इसराइल के या मोसाद के स्पॉन्सर्ड होते हैं, जिसमें आप बिल क्लिंटन के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी, उसमें मोना लेविंस्की का भी आपने नाम सुना होगा। इस तरह के जो वाकयात हुए, सब के सब शवाहिद मौजूद है हम लोगों के पास कि उसके पीछे ये इसराइल की मोसाद या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी या इसराइली लॉबी वगैरह थी। तो ठीक। इस तरह वो अमेरिका को भी काबू रखते हैं। तो इसराइल की पूरा फलसफा यही है कि अगर तुमने दुनिया पे हुकूमत करनी है तो अपने बराबर किसी को ना आने दो। किसी को वो मिलिटरीली क्रश करते हैं, किसी को पॉलिटिकली यानी मैनिपुलेशन करते हैं अमेरिका जैसे मुल्कों में। यूरोप की तमाम हुकूमतें अपनी अवाम की राय के बरक्स इसराइल के साथ खड़ी हुई है। तो सर, इससे इसका तो अंदाजा मतलब ये हुआ ना कि छोटा मुल्क होने के बावजूद, साइज में छोटा समझ लें, आबादी के लिहाज से छोटा समझ लें, लेकिन उसके बावजूद ये रूल कर रहा है पूरी दुनिया पर, सिर्फ अपनी टेक्निकल बुनियाद पर। यानी कि टेक्निकली वो इतना ज्यादा साउंड है हर चीज में कि वो तमाम जो हमारे करप्ट जितने भी जो सरबराहान होते हैं, उसमें शामिल हमारे मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी हैं, तो उसमें मुसलमान भी हैं, तो उनकी करप्शन की वजह से, कि चाहे करप्शन किसी भी नौयत की हो, तो पूरी दुनिया पे वो रूल कर रहा है। देखिए, आप टेक्निकल वजूहात नहीं, बल्कि इसराइल के पास, या यूं कह लें कि जो भी इनकी कम्युनिटी है पूरी की पूरी, उनके जो फाइनेंशियल जो कंट्रोल है इस दुनिया में, ये इस पे बड़ी मजबूत गिरफ्त है। आप ये अच्छा। देख लीजिए कि इस मतलब ये लंबी तारीख है, उधर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको बताऊंगा कि जो जितनी भी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो या तो बराह रास्त इनकी कम्युनिटी के कंट्रोल में है, और अगर कंट्रोल में नहीं है, किसी और के भी कंट्रोल में, फर्ज कीजिए कि अमेरिका का डॉलर हुकूमत कर रहा है हर जगह, तो अमेरिका के डॉलर की पॉलिसीज जो है उसमें इनका एक ताउन शामिल है। मिसाल के तौर पे अमेरिका की जो पेट्रो डॉलर होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि 1971 में इन्होंने डॉलर को गोल्ड से डीलिंक कर दिया था, इसका ताल्लुक खत्म कर दिया था, क्योंकि 1971 तक अमेरिका के जो डॉलर की कीमत थी वो एक डॉलर के, ये गोल्ड के 1 औंस के बराबर होती थी, जो 1971 में खत्म हो गई। जब खत्म की उन्होंने, जाहिर उन्होंने अपना गोल्ड बचाना था, वो एक अलग बहस है। तो जब उन्होंने खत्म की, तो उसके बाद डॉलर, जिसको कहते हैं ना, रुल गया, सड़कों में रुल गया था। तो उस डॉलर को एक स्ट्रेंथ देने के लिए कि लोगों की ये नीड रहे, उन्होंने फिर अरब ममालिक से ये मुआहिदा किया था कि आप जब भी अपना पेट्रोल या तेल, ऑयल जो है एक्सपोर्ट करेंगे, ये डॉलर्स में करेंगे, ताकि जितने भी खरीदार हैं वो डॉलर खरीदें। और इससे भी डॉलर की दोबारा एक अहमियत बन गई थी, जो कि 1970 में गिर गई थी, और ये 74 में ये एग्रीमेंट हुआ था, 73 की वॉर के बाद। तो उससे उससे ये जो डॉलर की स्ट्रेंथ है, इसको भी अब आखिर किसी ने बरकरार रखना है ना यहाँ पे। उस बरकरार रखने के लिए और अरब ममालिक पर दबाव डाल के रखने के लिए कि खबरदार जो डॉलर से बाहर गए, उसके लिए इसराइल की मौजूदगी, उसकी हेजिमनी यहाँ पे इस खत्ते में अमेरिका के भी मफाद में है। तो इस तरह इसराइल अमेरिका को इस तरह नहीं कंट्रोल कर रहा कि अमेरिका भागना चाहता, नहीं, अमेरिका का जो अपना सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में उन्हें एक ऐसे इस खत्ते में इत्तेहादी की जरूरत है जो उनके लिए लड़ सके, मर सके, काम कर सके। तो ये सारा काम इसराइल कर रहा है। तो इस तरह इसराइल की ये एक मजबूती है कि वो अमेरिका के निज़ाम से जुड़ा हुआ है, और जब अमेरिका के निज़ाम से जुड़ा हुआ है, तो अमेरिका जो है सब पूरी दुनिया के जो मालियाती निज़ाम है उसमें उसका कंट्रोल है। ट्रांजैक्शन आप ट्रेड करते हैं, उसके पैसे अदा करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब उसमें अमेरिका ही के जरिए होते हैं। इसलिए अमेरिका बड़ी आसानी से किसी भी मुल्क पर सैंक्शन लगा सकता है। मतलब चाहते ना चाहते हुए आपको जाना पड़ता है उस तरफ। नहीं, मैं नहीं कहता चाहते ना चाहते हुए, अगर आप निकलना चाहें तो आप निकल सकते हैं। मतलब अब जैसे पाकिस्तान IMF से कैसे निकल सकता है? हमने तो इतना कर्जा लिया हुआ है। हाँ, तो आप अपनी बहुत से मसाइल है लोगों के। देखिए, आप अपनी मईशत बेहतर करें तो आप निकल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में किसी ने अपनी मईशत बेहतर करने की कोशिश ही नहीं की है। सही, आपके यहाँ हर हुक्मरान जो है वो पैसे बनाता है, जो करप्शन करता है, और अपने मुल्क के ऊपर मजीद कर्ज लाद के जाता है। आप अपनी गुज़िश्ता 50-60 साल की तारीख देख ले, सिवाय भुट्टो के ज़माने में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में, पाकिस्तान की हर हुकूमत ने अपने ऊपर कर्ज का साइज हुजम बढ़ाया है। यहाँ तक के 2 जो बड़े मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं इस दौरान, जिन्होंने अमेरिका की बहुत ज्यादा खिदमत की, इनमें एक जनरल ज़िया-उल-हक थे और एक जनरल परवेज मुशर्रफ। इनके जमाने में अगर ये कोशिश करते तो पाकिस्तान के तमाम उस वक्त के जितने भी कर्जे थे वो माफ हो सकते थे, जिस तरह के अमेरिका ने इजिप्ट के माफ किए कई मरतबा,
कई मरतबा नहीं बल्कि 1991 की जो गल्फ वॉर जो हुई थी सद्दाम हुसैन के खिलाफ, उसमें इजिप्ट का मुंह बंद करने के लिए या उसकी लॉयल्टीज खरीदने के लिए, उसको अरब ममालिक से अलग करने के लिए, एक तो वो पहले से अलग है, तो सही। उसने इजिप्ट वाज द फर्स्ट कंट्री टू साइन डील विद इस्राइली स्टेट, तो ये उस वक्त उनके कर्जे माफ किए गए थे। तो अच्छा। पाकिस्तान ने कभी भी कर्जे माफ नहीं कराए। पाकिस्तान ने बहुत से बहुत अगर एक सहूलत ली थी जो कि बहुत ही छोटी थी, बहुत ही छोटी सतह की, कि उसने कर्जों के लिए एक मॉरिटोरियम ले लिया था, यानी कि हम 2 साल तक या 3 साल तक अपने कर्जे नहीं देंगे, और वो भी इंतहाई बेहुदा शराइत पे था कि अच्छा, पाकिस्तान, बेहुदा शराइत ये थी कि पाकिस्तान ने जब वो कर्जे 3-4 साल के उनका मॉरिटोरियम लिया, मतलब उनको डिले करा दिया, हम डिले करके इसकी वापसी करेंगे, अच्छा, उस दौरान जो सूद चढ़ता रहा वो बरकरार रहा। हालांकि असल मॉरिटोरियम का मतलब ये होता है कि सूद भी फ्रीज कर देगा और वापस भी नहीं करेंगे, और 3 साल बाद कर्जे वापस करना शुरू करेंगे जहां से 3 साल पहले के थे। तो ये पता पाकिस्तान की निगोशिएशन जो है इन आलमी ताकतों से जिनकी वो खिदमत करता है, बिल्कुल, जिनका वो मुलाजिम बन के काम करता है और अपने लोगों को मारता है, अपने हमसायों पर हमले करता है, हाँ। उन जिन कुव्वतों के साथ वो ये इस तरह की डील करता है, जिनकी खिदमत है सर अंजाम देता है, उनसे भी अच्छी डील, अच्छी कीमत नहीं ले पाता है। नहीं ले पाता। अब आप देख लिए जनरल जियाउल हक ने जो पूरा अफगान जिहाद लड़ा था अपने 11 सालों में, उस पूरे अफगान जिहाद के लिए पाकिस्तान को कितने पैसे मिले थे? और नुकसान ज्यादा हुआ। नुकसान तो बेइंतहा हुआ, पाकिस्तान आज तक तबाह हो गया है। जो सबसे बड़ी जो नुकसान होता है, जो हमें नजर नहीं आता, होता है मिसिंग अपॉर्चुनिटीज, कि आप क्या क्या कर सकते थे उस जमाने में अगर ये जंग ना होती या जंग ना बनते। तो हमारे यहाँ तो इसी से हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की तबाही के, ये, और जब तबाह हो रहे हैं तो फिर अब उसके लिए आपको अमेरिका की हर वक्त एक ग्लूकोज का ड्रिप लगा रहना चाहिए जो IMF आपको मिलता है। बिल्कुल सही कहा सर। सऊदी अरब में आज के दिन अरब और इस्लामी ममालिक के जो वज़राए खारजा है, उनका एक हंगामी इजलास भी मुनक्किद हो रहा है। बेचैनी तो नजर आ रही है, परेशानी तो नजर आती है, और ये जो इजलास है ये यूं है कि ताकि इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए जो तरीके हैं उन पर गौर किया जा सके। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक रियाज में होने वाला जो इजलास है, इसका मकसद जो उनके रुकन ममालिक है, जो उनके मेंबर्स हैं, उनके दरमियान मुशावरत है, हम आहंगी को फरोग देना है, और जो खित्ते में एक असल जो टॉपिक था वो ये है कि खित्ते में जो अदम इस्तेहकाम है, इसमें अमन कैसे लाया जा सकता है। सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या रियाज में होने वाला ये हंगामी इजलास हकीकी बुहरान जो है, जो हकीकी एक बुहरान है, उसके हल के लिए अमली इकदाम कर सकेगा, या माजी की तरह ये इख्तलाफात, मफादात और इसके बायस ही कोई ठोस फैसला नहीं हो पाएगा? देखिए, वो एक बुनियादी चीज होती है, हम सब जानते हैं कि सबसे पहले मर्ज की शनाख्त की जाती है, तशखीस की जाती है। अगर आप मर्ज की तशखीस ही नहीं सही कर रहे तो आप जो मर्जी आप टैबलेट्स खा लें, इंजेक्शन ले लें, ऑपरेशन करा लें, सर्जरी करा लें, जो भी कर लें, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक होता है कि आपको तशखीस करना आती भी नहीं आती, या आपको मालूम है कि असल मसला क्या है और आप उसका इशारा ही नहीं कर रहे, करना ही नहीं ठीक है। चाहते। तो इस जंग जो इस वक्त हो रही है, इसकी बुनियादी वजह इसराइल और अमेरिका का हमला है। सही, ठीक है। अगर ये हमला ना होता तो इस खित्ते में इस किस्म का अदम इस्तेहकाम ना पैदा होता जो कि अब हो चुका हुआ है, बल्कि पूरी आलमी मईशत के लिए अदम इस्तेहकाम है, ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है। तो अगर ये अमेरिका और इसराइल हमले ना करते तो ये नहीं होना था, लेकिन अमेरिका और इसराइल के हमलों की मजम्मत करने के बजाय, उनको कंडेम करने के बजाय, खलीजी रियासतों के जो हैं, अरब ममालिक जो हैं या मुसलमान ममालिक जो हैं, इन्होंने ईरान की जो रिटेलिएशन है इन हमलों के खिलाफ, जिसमें उन्होंने अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस है जो इनके मुल्कों में बने हुए, जहां से ईरान के खिलाफ हमले हो रहे हैं और होते रहे हैं, ये इन्होंने उन अमेरिकी बेसिस पर जो ईरान ने हमले किए हैं, उनको इन्होंने कहा कि ये आपने क्यों किया, ये आपने हम पर हमला किया। मतलब आपको याद होगा कि कतर पर जब पिछले साल ईरान ने 2-4 मिसाइल मारे थे अल उदैद एयरपोर्ट पे, जो कि मिलिट्री बेस है अमेरिका का, सबसे बड़ा इस इलाके में, ठीक। तो जब उस पे उन्होंने, ईरान ने मारे थे 2-4 मिसाइल, तो कतर ने कहा था कि ये कतर की सॉवरेनिटी की वायलेशन है, यानी हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला है जो ईरान ने किया। लेकिन कतर ने या किसी और मुल्क ने, मुसलमान मुल्क ने, ये जानते हुए भी ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के फौजी अड्डे यहाँ से हटाना चाहते हैं। बिल्कुल। ये अदम इस्तेहकाम जो फैला है, ये अमेरिका और इसराइल की भरपूर फौजी ताकत के इस्तेमाल के बाद, भरपूर किस्म की, वो नाकाम हो गए हैं ईरान को
डिस्टेबलाइज करने में, वहाँ पे रिजीम चेंज करने में, या ईरान को डिग्रेड करने में, या ईरान के अवाम को मुश्तइल करने में कि वो अपनी हुकूमतों का तख्ता उलट दे, ऐसा नहीं नजर आ रहा। तो अब ईरान की कौम और वहाँ के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए। चंद एक आप कह लें कि काली भेड़ें हर जगह होती हैं, गंदी मछली हर मुल्क में होती है, हो सकता है ईरान में भी 2-4 गंदी मछलियां हों, ये जो जाहिर है इसराइल के लिए जासूसी का भी काम कर रही होंगी। तो ये तो होगा, लेकिन ईरान के अवाम मजमूई तौर पे अपनी क़यादत, अपनी हुकूमत, अपनी फौज, अपने पासदारान के साथ खड़े हो गए हुए हैं। हम मुख्तलिफ डेटा तो पढ़ते रहते हैं कि ईरान में इतने फीसद हुकूमत के हामी, इतने फीसद नहीं, लेकिन इस किसी भी डेटा की, किसी भी सर्वे की कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है। सब के सब मन घड़त सर्वे है। जबकि एक चीज बहुत विजिबली देखते हुए कि जब 2 बड़े वाकयात हुए, एक बल्कि 3 आप कह लें। एक ये कि जब इन्होंने अपने अभी 11 फरवरी को अपने रेवोल्यूशन की जब सालगिरह मनाई, 47वीं सालगिरह मनाई है, तो इस सालगिरह के मौके पे जो अवाम का एक जुम्मे गफीर कह लें जो सड़कों पर उमड़ आया था हर शहर में, वो बाज अंदाजों के मुताबिक मिलियंस में है और बाजों को बताए करोड़ों में है। तो अगर हम कम से कम भी रखे तो वही मिलियंस में बनता है। और फिर जब ये आयतुल्लाह सईद अली खामेनी की शहादत हुई, तो उसके बाद जिस तरह लोगों का वलवला और जो जोश और गुस्से के साथ वो सड़कों पर निकल आए कि बमबारी हो रही है और वो सड़कों पर खड़े हैं। फिर उसके बाद अभी जुम्मतुल विदा के मौके पर जब उन्होंने यौमुल कुद्स मनाया, तो यौमुल कुद्स की रैली पे भी बमबारी की गई। तो ये मैं बता रहा हूँ, अवाम वहां पे खड़े हुए हैं। अब इस हालत में अगर सऊदी अरब या ये गल्फ की रियासतें या मुसलमान ममालिक ये कहती हैं कि जंग रोक दी जाए, तो बिल्कुल रुकनी चाहिए, बिल्कुल रुकनी चाहिए। लेकिन ये कि जंग की किसने है? हाँ। आप जिसने शुरू की है उसकी कम से कम आप नहीं लड़ सकते अमेरिका से, इसराइल से। अब मजम्मत तो करे खुल के। आपने जो करारदाद मूव की नहीं खलीजी ममालिकों ने, बहरीन ने जो इस खलीजी ममालिक की जानिब से जो करारदाद मंजूर की थी, पेश की थी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में, उसने इस करारदाद में मिनाब में, जो कि जनूबी ईरान में जहाँ पे बच्चियों का स्कूल जो था, शजरे तैयबा एलिमेंट्री स्कूल जो था बच्चों की, जहाँ पे समझे कि 4-5 या 4 साल के बच्चों से लेकर 10-11 साल की 11 साल के, हाँ, उनकी 168 ये बच्चियां शहीद हुई हैं वहां पे। ये बहुत बड़ा एक इंसानी अलमिया था। अगर ऐसा वाकया किसी भी मगरबी मुल्क में हो, यूक्रेन में हो जाए, तो सारी दुनिया का प्रेस और सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी, कहीं ये 9/11 जैसा वाकया हो गया हुआ है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। तो इस वाकये की उस करारदाद में मजम्मत तक का जिक्र नहीं है। और इस पर रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने इन्हीं अरब ममालिक के वज़ीर खारजा को, यानी पंजाबी में कहते लताड़ा था, डांटा था कि तुम लोग कैसे मुसलमान हो कि एक मुल्क की बच्चियां इस तरह शहीद हो गई हैं और तुम उसकी मजम्मत नहीं कर रहे हो, और उस हमलों की मजम्मत कर रहे हो ईरान के, जो कि रिटेलिएशन में हो रहे हैं और वो भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पे हो रहे हैं। तो बयान करने का मतलब मेरा ये है, हमें अंदाजा हो गया ना कि जो है वो कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें अंदाजा हो गया कि जब इतने बड़े बड़े जगह, तो ट्रम्प साहब अगर ब्लैकमेल हो रहे हैं, इससे पहले वाले बुश साहब अगर हो रहे थे ब्लैकमेल, ये इतने बड़े बड़े लोग जब ब्लैकमेल हो जाते हैं तो वो किस वजह से होते हैं, वो एप्स्टीन फाइल के जरिए हमें इतना तो पता चल ही गया है कि हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक कंट्री के जितने भी हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं, लीडर्स क्या हैं, जैसे भी हैं, वो जिस तरीके से फंसते हैं, फिर आगे क्या होता है। ईरानी हमलों को खौफ है। इमारात में खुले मैदानों में ईद की नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अपील ये की गई है कि जी अपने घरों में पढ़ें। और अगर मैं सवाल आपसे ये करना चाह रही थी कि अगर खतरा इतना इस कदर शदीद है कि इबादत के ऊपर भी पाबंदी लग गई, तो क्या हुकूमतें जो हैं वो शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेंगी? और आगे आने वाले दिनों में तो और भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, खतरा बढ़ चुका है और आप जिस तरह कह रही थी, ये आलमी एक बन सकता है एक तसादुम या बड़ा, ये तो बन चुका हुआ है। अब जिस तरह आपने देखा कि ईरान के नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल के जो सरबराह थे अली लारिजानी, इनको जिस तरह शहीद किया गया है, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं, उन्होंने करना यही है, क्योंकि उनके ज़हन में कोई हदफ वाज़े नहीं है सिवाय इसके कि ईरान को डिग्रेड किया जाए, नुकसान इतना कर दिया जाए कि वो खड़ा ही ना हो सके। हाँ, ये उनका ख्याल है। तो जब सिर्फ इसको कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन, इतना नुकसान पहुंचाओ कि दूसरा जीत भी ना सके और हार भी ना सके, यानी डिग्रेड होता चला जाए। अब यही पॉलिसी ईरान ने भी अपनाई हुई है, लेकिन ईरान के अहदाफ बड़े वाज़े अब है। एक तो ये कि वॉर रेपरेशन, यानी जितना भी अजाला जो नुकसान हुआ जंग की वजह से, इनके हमलों की वजह से, उसकी वो कह रहे हैं कि इसका हमें नुकसान पूरा करो। एक वो ये कह रहे हैं कि
हम ऐसा अमन चाहते हैं जिसके बाद दोबारा कभी जंग ना हो, ठीक है? हाँ। और तीसरा वो चाहते हैं बुनियादी तौर पे कि जो भी ईरान के लेजिटिमेट राइट्स हैं, वो उनको दो। इसका मतलब है कि ईरान यूरेनियम एनरिच करता रहेगा, ये उसका अपना हक माँग रहा है। और क्योंकि दूसरी पाबंदियां जो लगी थी ना पिछले कितने सालों से उनके ऊपर पाबंदियां थी मैं उससे आ ऑयल रहा की। हूँ। तो वो यही उसका हक तस्लीम करने का मतलब उस पर जो भी लगती हैं पाबंदियाँ, इकोनॉमिक सैंक्शन जो कि अमेरिका की तरफ से लगी हुई हैं, हम्म, वो खत्म होनी चाहिए। तो ये ईरान के खिलाफ बड़ी बात है और इसके लिए वो इसराइल को डिग्रेड कर रहा है। इसराइल की बिल्कुल। हालत बहुत बुरी हो रही है। अब हम्म, इसराइल के का सारा अब ये जो कह लें कि जो उनकी अब जो बात अटकी हुई है या अगर कोई उसका मसला हल कर सकता है, तो वो यही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है जंगबंदी सीज़फायर का ऐलान करें। और वो यही हो जंगबंदी का आप ऐलान इसलिए नहीं कर सकते कि इसका पाएंगे। मतलब है कि वो शिकस्त खा जाएँगे, वो पॉलिटिकली हर लिहाज से खत्म हो जाएँगे। तो बिल्कुल वो जंग जारी रखेंगे, सही। बमबारी करते रहेंगे हाँ और हाँ। अब आज ही रात को यानी जो गुज़िश्ता शब जो गुज़री उसमें उन्होंने हम्म, ईरान के जो हुर्मुज़ का इलाका जो है, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, ये एक सूबा है ना उनका हुर्मुज़, उस हम्म, हुर्मुज़ के सामने ही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है जहाँ से आबनाए हुर्मुज़ हम जिसको कहते हैं, वहाँ से जो तेल गुज़रता है वो बंद पड़ा हुआ है। हम्म, 100% बंद नहीं है लेकिन सिर्फ़ उन मुल्कों का तेल गुज़र रहा है जो ईरान के इत्तेहादी तो नहीं कहना चाहिए, जो ईरान से जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात हैं, जिन्होंने ठीक है। अमेरिका का साथ नहीं दिया, बाकी सबका हम्म, तेल बंद। तो इस सूरत में वहाँ पे उन्होंने बी-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर्स जो हैं वो बरसाए हैं। ईरान के इन मोर्चों को ख़त्म करने के लिए जहाँ पे उनके ख़्याल में बमबारी अच्छा। होके या बमबारी का खतरा होता है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद किया हुआ है। तो हम्म, अमेरिका ने इतनी संगीन किस्म की यानी इससे ज़्यादा असला और कोई नहीं है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक। तो ज़ाहिर है इसका जवाब जो ईरान भी दे रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने एक सवाल किया था कि क्या ईरान ये गुस्से में दे रहा नहीं, गुस्से में नहीं। ये उन्होंने पूरी बिल्कुल प्लानिंग के साथ। पहले ऐलान कर दिया कि उनकी प्लानिंग है और ठीक। उनकी प्लानिंग मैंने काफ़ी कल भी तफ़सील से अर्ज़ किया था कि ये हम्म, डिसेंट्रलाइज़्ड उनकी जो है कर सिस्टम, दी गई। इसमें वो लड़ते रहेंगे बिल्कुल। और वॉर ऑफ अट्रिशन का वो भी हिस्सा बन जाएगी और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, वो बराह रास्त इसराइल को है हम्म, और दूसरा जो है, वो अमेरिका के जो अड्डे हैं यहाँ पर इस खित्ते में, हाँ हाँ। उनको वो तबाह कर रहे हैं। और बिल्कुल। अब अगर ये इसी तरह ही अमेरिका भी बमबारी जारी रखता है और ये भी बमबारी जारी रखते हैं, तो यहाँ पे अमेरिकी फ़ौजियों का नज़र आना मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका की जितनी भी अब कह रहे हैं कि जो वज़ारत ख़ारिजा यानी उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, वज़ारत में जो एम्बेसडर्स हाँ। आते उन्होंने कहा कि ना सिर्फ़ कि इस खित्ते से इवैक्यूएट करें बल्कि जहाँ-जहाँ भी हैं, वहाँ पे ठीक। अपने सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश बेहतर करें। बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो वेरी मच अपना कीमती वक़्त दिया। बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं वैसे हम जिस तरह सोचते हैं और आप किसी और तरह सोचते हैं और जिस तरह हम तक बात पहुँचती है वो क्लियर हो जाती है कि हाँ जी, मसाइल आजकल ये चल रहे हैं और ये जंग जो है आगे यहाँ तक जाएगी। तो नाज़रीन आपको भी बहुत कुछ मालूमात हासिल हुई होंगी। अब नाज़रीन से कहेंगे कि आप हमें वीलॉग सेंट्रल में टीवी के वीलॉग सेंट्रल टीवी के जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ट्विटर पे भी आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शैला खान को, सकलैन इमाम को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।